नमस्कार साथियों, मैं हूं मृगेंद्र तिवारी। आपका विजडम वाला में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आपकी स्क्रीन पर सवाल है कि किस शहर को राजस्थान का सफ़ेद शेर कहा जाता है, सफ़ेद शहर कहा जाता है, जिसमें से ऑप्शन है आपके पास बीकानेर, अजमेर, उदयपुर और जयपुर। साथियों, आपके पास 5 सेकंड का समय है। उत्तर प्रदेश पेट में आया हुआ सवाल था 2022 का, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल टेस्ट सीरीज है। राइट आंसर होगा साथियों उदयपुर। उदयपुर को सफ़ेद शहर के नाम से जाना जाता है और इसे झीलों का शहर के रूप में भी जाना जाता है। यह राजस्थान के राजपूतों का जो वास्तुकला था, सफ़ेद संगमरमर से बने हुए भवन और महल बने हुए हैं, जिसकी वजह से इसे सफ़ेद शहर कहा जाता है। यहीं पे राजस्थान का जयपुर, जो जयपुर है, जयपुर को पिंक सिटी के रूप में जाना जाता है। इस तरह से ऑप्शन आपके पास कंप्लीट होता। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल की तरफ चलते साथियों, 2014 में 29वां राज्य भारत का कौन सा बना था? तेलंगाना, झारखंड, उत्तराखंड, सिक्किम। इसके पहले ये जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश या भारत में कुल कितने राज्य हैं और कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 और 8 का कॉन्सेप्ट है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में हैं, जिनमें से तेलंगाना आंध्र प्रदेश से कट करके नया राज्य बना, जो कि 2014 में बना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और हैदराबाद में ही चार मीनार स्थित है साथियों। अब प्रश्न आता है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे हैदराबाद बसा हुआ है। इस तरह से एक सवाल से हम लोग अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं। अगला देखते हैं तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं साथियों? कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु एंड चेन्नई। तो राइट आंसर होगा कोयम्बटूर आपके पास में ऑप्शन नंबर ए, और जो कि तमिलनाडु में है। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? विजयवाड़ा आंध्रा में है और यह समुद्र के किनारे एक पहाड़ियों से घिरा हुआ सुंदर शहर है, जो कि कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ऑप्शन आपके पास ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर, कृष्णा। और एक बहुत ही खूबसूरत बात है कि यह शहर, जो कृष्णा नदी जो शहर है विजयवाड़ा, तो यहाँ पर जिला कौन सा है साथियों? जिला है कृष्णा। श्रीनगर डैश डैश नदी के तट पर है, सिंधु, झेलम, रावी और ब्यास। तो राइट आंसर होगा झेलम होगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। केन सुपरवाइजर 2019 का सवाल था ये, झेलम ऑप्शन नंबर बी। कभी श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर की शीतकालीन ग्रीष्मकालीन राजधानी भी हुआ करता था। 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं? वीडियो 2016 में सवाल आ चुका है, तो आपके पास स्क्रीन पर सवाल है, आप लोग अपने कमेंट भी करें साथियों। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4840 वर्ग गज। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। भारतीय प्रायद्वीप कहाँ तक फैला हुआ है? तो जब भारत की प्रायद्वीप की बात करते हैं तो विंध्याचल और सतपुड़ा के दक्षिण में, या सतपुड़ा के दक्षिण में फैला हुआ और हिंद महासागर का जो सारा भू क्षेत्र है, सभी भारतीय प्रायद्वीप कहलाता है। तो भारतीय प्रायद्वीप सतपुड़ा के दक्षिण में, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर तक फैला हुआ है। तो यहाँ पे राइट आंसर है हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, 2015 में भारत द्वारा अंटार्कटिका में स्थापित अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या था? ध्रुव, हिंद, सागरिका या भारती। तो राइट आंसर होगा स्क्रीन पर आपके पास ऑप्शन नंबर डी, भारती। अगले सवाल की तरफ यदि हम चलें साथियों, तो अगला स्क्रीन पर सवाल आपके पास में है। भारती के यही थोड़े से हम लोग चर्चा कर लेते हैं। 2 स्टेशन जो सक्रिय हैं, मैत्री और भारती। कुल 3 स्टेशन बने हुए हैं, जिसमें से जो दक्षिण गंगोत्री है वो वर्तमान में बर्फ से दब गया है, जिसकी वजह से वहाँ पे कोई भी अनुसंधान केंद्र का कार्य नहीं होता है। इसलिए एग्जाम में कभी आता है, कभी जो कंटिन्यू कार्यरत अभी कितने हमारे अनुसंधान केंद्र हैं, तो 2, मैत्री और भारती। अब प्रश्न देखिए 9वां आ गया, अंटार्कटिका में भारत में कुल कितना अनुसंधान केंद्र है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, 3। निम्न में से कौन सा जरीब का हिस्सा है? फीता, छल्ला, गट्ठा या उपयुक्त में से कोई नहीं। एक जरीब में साथियों
100 छल्ले होते हैं, 100 छल्ला होता है, 100 रिंग होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा आपके पास में। अगला देखते हैं कि भारत का हिमाद्री स्टेशन स्थित है आर्कटिक में, अंटार्कटिका में, पूर्वोत्तर हिमालय में या पश्चिमी तट। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्कटिक में ही होगा। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ देखते हैं हम लोग कि मिट्टी का स्वास्थ्य परिपत्र के संबंध में क्या सत्य है। ये अमीन एग्जाम 2016 का सवाल था साथियों। उत्तर प्रदेश में आने वाले इस तरह से एग्जाम बहुत ही कहीं न कहीं किसी न किसी एग्जाम में आते हैं। यह निःशुल्क प्राप्त होता है। यह अधिक उपज के लिए मिट्टी की गुणवत्ता वृद्धि हेतु जानकारी देता है और यह फसल को आवश्यकता अनुसार उर्वरक की सही मात्रा की जानकारी देता है। तो इस तरह से ऑप्शन आपके पास डी राइट आंसर होगा। ये सारी चीज़ें हैं। तो नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र क्या है? लोअर थर्ड एग्जाम 2016 का सवाल था। भोपाल, पटना, कानपुर एंड हैदराबाद। तो आप लोग अपने कमेंट करें साथियों, आपके पास 5 सेकंड का समय है। सवाल को आसानी से करें। किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपका जो है अभ्यास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट महत्व रखता है साथी। जितनी बार आप प्रैक्टिस सेट देखेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा अच्छा और आसानी से आपके एग्जाम पे आएगा। तो देखते हैं कौन सा है। ऑप्शन नंबर आपके पास में कानपुर, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ है? यह कृषि पर्यवेक्षक 2019 का सवाल था। हैदराबाद, नागपुर, हरियाणा एंड पंजाब। तो राइट आंसर होगा साथियों नागपुर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। लेकिन यहीं पे 2 क्षेत्रीय कार्यालय और बने हुए हैं। एक तो कोयम्बटूर तमिलनाडु में है और दूसरा जो सिरसा हरियाणा में है। यदि कभी क्षेत्रीय कार्यालय कपास अनुसंधान केंद्र का आता है तो आप बता सकते हैं कोयम्बटूर तमिलनाडु का और सिरसा हरियाणा का। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? आंधी कौन किन हवाओं को किस जगह पे क्या कहते हैं? 2015 का सवाल था। आंधी उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि आंधी आ गई है, तो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के क्षेत्र में आंधी कहते हैं। काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में कहते हैं। लू उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल इन क्षेत्रों में भी कहते हैं लू। और आम्र वर्षा उड़ीसा में न करके आम्र वर्षा को केरल और कर्नाटका के तट पर कहते हैं साथियों। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये गलत है। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं। टी बोर्ड ऑफ इंडिया, चाय का जो हेड ऑफिस है बोर्ड ऑफ इंडिया कहाँ पर है? जो कि भारत की चाय जो वितरण और उसके व्यापार निर्यात को कंट्रोल करता है। दार्जिलिंग, नई दिल्ली, कोलकाता एंड कोच्चि। तो राइट आंसर होगा इसका कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी। साथियों नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ है? लखनऊ, वाराणसी, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, प्रयागराज। अब जैसे हरिश्चंद्र घाट कहाँ पर है? तो बनारस में, वाराणसी में है। लेकिन आपको यहाँ बिल्कुल भी उस हरिश्चंद्र घाट से अपने आप को यहाँ पे जोड़ना नहीं है। हरिश्चंद्र अनुसंधान केंद्र साथियों प्रयागराज में है और झूसी में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। इसे स्क्रीनशॉट मान ले आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। झूसी, प्रयागराज। और झूसी फेमस किस लिए है? एक बात और बता दें कि जैनों के जो पहले गुरु थे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी झूसी में ही हुई थी। किसी स्थान की आर्द्रता नापने में किसका उपयोग किया जाता है? स्टेनोग्राफर 2016 का सवाल था। आर्द्रता के लिए हाइग्रोमीटर का, नोट डाउन करिए आप लोग। आर्द्रता के लिए हाइग्रोमीटर, पायरोमीटर का उपयोग करते हैं। जहाँ पे टेम्परेचर हाई हो, लगभग 300-500 से ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, वहाँ पे पायरोमीटर का यूज करते हैं। पेरिस्कोप का उपयोग हम लोग, जैसे कोई हमारे आर्मी पनडुब्बी के अंदर हैं और वे देखना चाहते हैं, बाहर का कोई दृश्य देखना चाहते हैं, तो उनके पास ऐसे कैमरे होते हैं जो ऊपर की तरफ पाइप नुमा आगे बढ़ा करके उसे देखते हैं, उसे पेरिस्कोप कहते हैं। एक आगे आपके पास में हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर से किसी भी तरल पदार्थ की उसकी जो उसको घनत्व है नापा जाता है। इस तरह से आपने चारों के बारे में बात कर ली। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 19वां सवाल है जो कि आपकी स्क्रीन पर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु विकास संस्थान, गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विकास संस्थान और हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान। अभी हाल ही में 3-4 क्वेश्चन पहले हम लोगों ने देखा था हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान प्रयागराज में था। तो ऑप्शन आपके पास में प्रयागराज, इलाहाबाद ऑप्शन ए और
मानो ऑप्शन 1 और 4 ये दोनों राइट हैं, तो कहीं भी इस तरह से ऑप्शन आएंगे तो देख लीजिएगा आप। गोविंद वल्लभ पंत विज्ञान संस्थान भी प्रयागराज में है, तो ये भी मैच कर लीजिए। अब आपके पास दो जो हैं, एक है उद्यमिता लघु व्यवसाय, ये आपके पास नोएडा में है, और ग्रेन स्टोरेज के हापुड़ में। तो 1 का 2 यहीं से आप करिए, 1 का 2 देखिए आपके पास इसमें है कहीं 1 का 2, यस राइट, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 1 का 2 जहां पर है वही चेक कर लीजिए कौन सा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। तो साथियों आप लोग हमारे इस वीडियो को सपोर्ट करें, हमें शेयर करें, ताकि आपके लिए हम और भी यूजफुल वीडियो लेके आएँ साथियों। और आप हमारे प्ले स्टोर में जा कर के वीडियो देख सकते हैं, जो कि हमने रेलवे, एसएससी और यूपी पेट अन्य जितने भी वन एग्जाम सभी के लिए बनाए साथियों। तो इसके लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू साथियों। नमस्कार साथियों, मैं हूं मृगेंद्र तिवारी, आपका विजडम वाला में हार्दिक स्वागत करते हैं। साथियों आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं, जो भारतीय संविधान में जो इम्पोर्टेंट संशोधन हुए हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे आज। और शुरू से लेकर के देश की आज़ादी से, जब से हमारा संविधान बना 1950 से लेकर के 1951 जो पहला संविधान संशोधन हुआ, उससे लेकर वर्तमान तक के संशोधन जो इम्पोर्टेंट थे, जो हमारे एग्जाम के लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वे सारे सवाल लेकर के आए हैं। तो देखते हैं पहले सवाल की तरफ। आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट सवाल है, जिस पे पहला है कि भारतीय संविधान का जो संशोधन हुआ, प्रथम संशोधन कब हुआ। तो पहले देख लेते हैं कि संशोधन भारतीय संविधान में कब है। आर्टिकल 368 में दिया गया है, और इसमें कुल 22 भाग रहे हैं साथियों। किस देश से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। भारतीय संशोधन देखिए, दो हमारे संविधान में 2 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं। अब अगले सवाल में आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल है कि पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में आया, और दूसरी चीज़ बात करते हैं कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें आई। तो 1950 में जो चली आ रही जो नियम कानून था, 1951 में देश में बहुत सारे संशोधन करने पड़े, क्योंकि उस समय पर सरकार को डेवलपमेंट करना था, और डेवलपमेंट करने के लिए कहीं ना कहीं ज़मीन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा थी। तो भूमि सुधार जो कानूनों में उसे वैध बनाना था। ये संविधान संशोधन जब 1951 आया, और इसमें भाषण और अभिव्यक्ति पर भी प्रतिबंध लगाना था, क्योंकि देश हाल ही में आज़ाद हुआ था, और देश के अपने देश के लोग कहीं पाकिस्तान से और चाइना से, लेफ्टिस्ट लोग चाइना से अलग अलग लोग संबंध बना रहे थे, जिस वजह से उनमें भी भाषण और अभिव्यक्ति की आज़ादी जी उस पर भी लगाम लगाना पड़ा। और इसके साथ साथ जमींदारी, भूमि अधिग्रहण से संबंधित जो मुद्दे थे उसको भी सरकार को संबोधित करना था। इसके साथ साथ 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जो कि 9वीं अनुसूची को जोड़ करके उन्होंने न्यायिक समीक्षा कानून से उसे अलग किया। तो वर्तमान जब संविधान बना उस समय पर 8 थी अनुसूचियाँ, लेकिन वर्तमान में भी 12 हैं। देखते हैं अगला, देखते हैं 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ। और क्योंकि 1950 में जो हमारे देश में 4 तरह के राज्य थे, उन राज्यों को ख़त्म करना पड़ा, और यह 1956 में भाषा के आधार पे नए राज्यों का गठन होने लगा। राज्य पुनर्गठन आयोग जो है भाषा के आधार पे बना, जिसमें से 4 जो राज्यों का क्रम था उसको समाप्त करके सिर्फ 2 तरह के राज्य आ गए, केंद्र शासित प्रदेश और जो पूर्ण प्रदेश थे। इस तरह से 2 आ गए, जिनमें से एक और संशोधन किया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय होगा। 12वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 में आया, जिसमें यह गोवा और दमन दीव के बारे में बात करता है, क्योंकि 1961 में हाल ही में गोवा दमन दीव को आज़ाद कराया गया था। अब क्योंकि आज़ाद हुआ था तो उसकी जनता और वहाँ के नियम कानून भी भारत सरकार ही देखेगी, तो उसके लिए उन्होंने नए नियम कानून बनाए, और उसे क्योंकि अपने राज्य सूची में या संघ में मिलाने के लिए अनुसूची 1 में संशोधन किया गया। गोवा दमन दीव को एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। तो इस तरह से 1951 में पहला होता है संविधान संशोधन, 1956 में 7वां होता है, 1962 में 12वां संविधान संशोधन होता है। तो इस तरह से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। दूसरी बात करता है इसमें कि
अगले देखते हैं कि 13वां संविधान संशोधन कब आया। तो यह 1962 में आता है साथियों। नागालैंड को, असम का कुछ भाग जो नागालैंड में शामिल था, उसको अलग करके एक नागा जनजातियों और नागा लोगों के लिए एक नए राज्य के बनाया गया, जिसे नागालैंड के नाम से बनाया गया। इसके कुछ विशेष उपबंध थे। उपबंध इस तरह से भारत का 16वां राज्य बना। पहले नोट डाउन कर लीजिए आप लोग कि 16वां राज्य कौन बना देश का, नागालैंड बना। और इसमें प्रमुख जो उपबंध थे, 371 संवैधानिक दर्जा इसको दिया गया। जैसे कश्मीर को 370 दिया गया था, तो नागालैंड को 371 दिया गया। इसके साथ साथ कुछ और प्रावधान थे कि राज्य के राज्यपाल को विशेष अधिकार था कि वो राज्य के पब्लिक के लिए कुछ नए नियम कानून अप्लाई कर सकता है। तो इस तरह से आपने देखा है। अब आता 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 में आया। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था साथियों। और ये भाषा के आधार पर जो हमारे पास में भाषाएं थी, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में जो भाषा थी, 14 भाषा मुख्य रूप से थी ओरिजिनली, लेकिन उन भाषा में एक भाषा और जोड़ा गया, सिंधी को, सिंधी भाषा। तो 14 1 + 1 15 हो गया। इस तरह से कुल मिलाकर के 1967 तक 15 भाषाएं हमारे भारतीय संविधान में थी साथियों। मूल संविधान में कितनी भाषा थी, कभी प्रश्न आता है कि मूल संविधान में कुल कितनी भाषा थी, तो 14 भाषा थी। 1967 तक कितनी रह गई थी, तो वो 14 + 1 15 हो गई। अब इसके बाद आ गया 21वां संविधान संशोधन 1972 की बात करता है। तो 1972 में लोकसभा की सीटों को बढ़ाया गया, जिसमें से 525 से 545 कर दिया गया। लेकिन यहीं में थोड़ा सा एक और काम किया गया कि जो केंद्र शासित प्रदेश थे उनकी सीटों में कमी की गई, 25 से उन्हें कम कर दिया गया। तो इस तरह से आपने देखा है कि यदि 525 से क्या किया, 545, तो कुल मिला के कहा जाए तो इसमें कितने की वृद्धि हुई है, 20 की वृद्धि हुई है, राइट। तो 20 लोकसभा सीटों की वृद्धि की गई। तो इसमें से फिर से आप लोग रिमाइंड कर लीजिए, पहला कब हुआ, 1951 में संशोधन हुआ, 7वां आपका 1956 में होता है, और 12वां जो 1962 में, 13वां भी 1962 में होता है, और 21वां संविधान संशोधन सिंधी भाषा जोड़ा गया। इसके बाद 31वां संविधान संशोधन में 525 से 545 सीटें कर दी गई। इस तरह से आप लोग इसे स्क्रीनशॉट मार लें, नोट डाउन कर लें अपनी स्क्रीन पे। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ देखते हैं साथियों, आराम से पढ़िएगा, इत्मीनान से शुरू से अंतिम तक देखेंगे। 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में आया, और ये 1975 उस समय की बात है जब देश में आपातकाल लगने वाला था, तब की घटना था। तो उस समय पर सिक्किम को भारतीय राज्य में मिला लिया गया, भारतीय संघ में पूर्ण रूप से इसे मिलाया गया, और सिक्किम को भी कुछ नए या प्रमुख उपबंध दिए गए। जिस तरह से नागालैंड में दिया गया था, वैसे ही सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन करके इसे 22वां राज्य का दर्जा दिया गया। तो नोट डाउन कर लीजिए कि सिक्किम कौन सा राज्य बना, 22वां राज्य बना भारत का। 371 एफ इसके साथ जोड़ा गया, जो कि सिक्किम को विशेष राज्य का दर्जा देता है। तो इस तरह से आपने देख लिया। अगले सवाल की तरफ देखते हैं। अगला है 42वां संविधान संशोधन 1976। ये लागू 1977 तक में हुआ लगभग। लेकिन ये संविधान संशोधन जब देश में आपातकाल था, देश में बहुत सारे नियम कानून कहीं न कहीं ध्वस्त हो गए थे, उस समय पर देश की संसद ने इस तरह से नियम बनाए, देश की सरकार ने, इसे लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। आज भी इस संशोधन की कहीं न कहीं आलोचना ही होती है। मूल कर्तव्य इसमें से जोड़े गए 10, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जो था उसमें 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। आपातकाल के दौरान इसको पारित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, सत्ता को केंद्रीकृत करना था, सेंट्रलाइज करना था। प्रस्तावना में बदल दिया गया नाम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता ऐसे शब्द जोड़े गए। तो देख लेते, भारतीय संविधान में 3 शब्द सम्मिलित किया गया, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो 7 से समाजवादी यस ले लीजिए, धर्म का डी ले लीजिए और अखंडता का ये लीजिए। तो क्या कौन कौन सा शब्द जोड़ा गया साथियों, एसडीए जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया, एसडीए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। इस तरह से 1942वां संविधान संशोधन था,
प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंड इस तरह से जोड़ा गया। अगला देखते हैं, अगला आपकी स्क्रीन पे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के संविधान में भाग 4A को जोड़ा गया और भाग 4A में ही 10 मूल कर्तव्य और अनुच्छेद जो है आपके पास में है 51A में सारी चीज़ जोड़ दी गई। फिर इसके बाद 1975 के बाद जब संविधान संशोधन हुआ तो जनता पार्टी की जब सरकार आती है 1978 में आई, तो 1978 में आई तो उसने बहुत सारी चीज़ें बदल दी, क्योंकि विरोधी सरकार थी तो विरोधी सरकार निश्चित है कि कहीं ना कहीं जोड़ ही देंगे। एक बात और आप लोग थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए, 1975 में का जो 1976वां संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में, तो उसमें राज्य सूची के जो विषय थे उन्हें समवर्ती सूची में डाल दिए गए। वो कौन कौन से राज्य सूची के विषय थे? जैसे शिक्षा का विषय है, वन है, वन्य जीव हैं, और पक्षी संरक्षण है, प्रशासन, न्याय प्रशासन है, भार व नाप तौल, ये सारी चीज़ें राज्य से समवर्ती सूची में डाल दिया गया। इसके साथ संसद की शक्ति की वृद्धि कर दिया गया, न्यायिक समीक्षा को समाप्त कर दिया गया, ताकि सरकार अपने इच्छा अनुसार जो भी नियम कानून बनाना चाहे उसे बना सके, उसे कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट रिव्यू लेने का अधिकार उसका समाप्त हो गया था। अब देखिए 44वां संविधान संशोधन जब उसकी विपक्षी टीम आती है 1978 में, जब जनता पार्टी सरकार आती है, उस समय पर देश के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, और मोरारजी देसाई ने या उनकी सरकार ने बहुत कुछ संशोधन किए। 4+4 8 देख रहे हैं, उससे 76वां था, तो 4 2 6 तो 42 थे, 4 और 2 6 मिलकर के 76वां। यहाँ कह रहा है 44वां, तो 4+4 8 होता है, तो अंतिम अंक 8 है, 78वां। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटा करके इसे कानूनी या विधिक अधिकार दिया गया, ताकि लोगों को अपनी संपदा का अधिकार हो, आप उसे कोर्ट तक, न्यायालय तक जा सकें। अगला देखते हैं, और यहीं से उन्होंने जो न्यायिक समीक्षा थी उसको हटा दिया, ताकि कोर्ट उस पर न्यायिक प्रक्रिया अपना सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में जो आंतरिक अशांति का शब्द के स्थान पे सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयुक्त किया गया, क्योंकि इंदिरा गांधी की जो सरकार थी उस समय पर, क्योंकि उन्होंने आंतरिक अशांति बता करके ही उन्होंने देश में आपातकाल लागू कराया था। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आर्टिकल 20 और 21 प्रदत्त जो मूल अधिकार का निलंबन नहीं होगा, जबकि उस समय पर इंदिरा गांधी की सरकार 1975 में आर्टिकल 20-21 दोनों का हनन हो गया था। अब देखते हैं कितने संशोधन हुए अभी वर्तमान में देख लेते हैं। तो 1951 में पहला हुआ, 1956 में 7वां हुआ, 1962 में 13वां होता है, और 1900 फिर सिंधी भाषा 21वां संविधान संशोधन, 31वां आता है, 525 से 545 सीट बढ़ा दी जाती लोकसभा की। 38वां संविधान संशोधन कहता है सिक्किम को एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया गया, और यहीं पे 42वां संविधान संशोधन 1976 में आया, और 44वां संविधान संशोधन 1978 में आया। तभी हम लोगों ने 1978 तक में कुल 44 संविधान संशोधन हो चुके थे। अब अगला देखते हैं, 52वां संविधान संशोधन 1985 में आता है, जब देश के प्रधानमंत्री होते हैं राजीव गांधी जी, उस समय के बात है। तो पहला है, इसमें दल बदल विरोधी कानून के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उस समय पर आया राम गया राम जैसी घटनाएं चल रही थी 1985 के पहले भी। तो 10वीं सूची में बदलाव किया गया, 52वां संविधान संशोधन किया गया। इसके तहत भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची सम्मिलित की गई। तो ये दोनों चीज़ें देख लेते हैं। अब अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, 61वां संविधान संशोधन 1989। लोकसभा विधानसभा के चुनाव में मतदान करने की जो सीमा है वह 21 से 18 कर दी जाती है। इससे बहुत और ज़्यादा मतदाता, सरकार को और ज़्यादा प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है मतदाताओं का। तो 21 से लेकर के 18 कब किया जाता है? 21वां संविधान संशोधन सन 1989। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट मान लें, अक्सर एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं साथियों। नेक्स्ट देखते हैं 69वां संविधान संशोधन 69 1991 में आता है। दिल्ली राजधानी क्षेत्र जो है एनसीआर है, उसे एनसीआर घोषित किया गया,
और दिल्ली है तो 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल की व्यवस्था होती है। और जैसे भी वर्तमान पे विधानसभा हुई और चुनाव होते, वैसे दिल्ली में भी चुनाव होना शुरू हो गए। अगला देखते हैं 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। तो 1992 में 21वां में आया, 21वां सेधा, 71वां में नमक। देख लेते हैं तो नमक में क्या क्या, सेधा में सिंधी भाषा जोड़ी गई और 71वां में नमक, तो ना से नेपाली, माँ से मणिपुरी, का से कोंकणी। तो देख रहे हैं सेधा नमक, बहुत बढ़िया। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नेपाली, मणिपुरी तथा कोंकणी भाषा को जोड़ा गया। इसे स्क्रीनशॉट मान लें आप लोग। अगले सवाल की तरफ देखते हैं। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 आया, जिसमें 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ और 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है साथियों। तो देख लेते हैं क्या क्या है। इसके पहले भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची सम्मिलित की गई थी और 9वां पहले था। 10वीं अनुसूची जो जो 9वीं अनुसूची थी, पहले संविधान संशोधन में आ गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के रूप में, जिन्होंने 9वीं अनुसूची को इसलिए ही बनाया था कि वो सारे विषय, जिन विषय पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करे या सरकार के काम को रोड़ा लगाए, वो सारे के सारे मैटर अनुसूची 9 में डाल दो। और उन्होंने ये बना दिया था कि अनुसूची 9 में सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करने का अधिकार नहीं है। इसके बाद 10वीं अनुसूची बनी, 11वीं अनुसूची 1973वां संविधान संशोधन के तहत बनी 92 में, और फिर 74वां संविधान संशोधन में 12वीं अनुसूची बनी। इस तरह से कुल 8 4 12 जो है आपके पास में अनुसूचियाँ हो गई। अब देखते हैं कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्राप्त हो गई। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, इसके तहत भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को सम्मिलित किया गया और शहरी स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिका है, नगर निगम है, इन सभी संवैधानिक स्थिति इनको भी प्राप्त हो गई। और 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 लोकसभा और विधानसभा की सीटों के पुनः निर्धारण का वर्ष 2026 तक रोक दिया गया। 1972-75 में जो हुआ था कि बढ़ा करके उन्होंने 500 से 25 से 545 कर दिया गया। तो बाद में क्योंकि संसद में बार बार हंगामा यही होता था, क्योंकि जिन राज्यों में सीटें ज़्यादा हैं, जिन राज्यों में पब्लिक ज़्यादा है, तो उन्हें अलग से ज़्यादा सांसद की और विधायकों की ज़रूरत है। तो 2001 में 84वें संविधान संशोधन करके रोक लगा दी गई कि लोकसभा और राज्य विधानसभा की सीटों में पुनः निर्धारण का वर्ष 2026 कर दिया गया। और अभी वर्तमान पे 2024-25 चल रहा है। तो नेक्स्ट ईयर क्योंकि लोकसभा इसमें संशोधन होगा, तो निश्चित है क्योंकि जिन राज्यों में आबादी ज़्यादा है उन राज्यों में सीटें निश्चित ही बढ़ेंगी। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, जिसे मूल अधिकार कहते हैं, आर्टिकल 21 का के तहत राज्य में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। अर्थात प्रारंभिक शिक्षा के मूल अधिकार के रूप में इसे जाना जाता है। तो मूल अधिकार के रूप में 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, मुझे लगता है यह सबसे प्यारा संशोधन था 2002 का, जो कि वर्तमान की सरकार ने अभी जो उत्तर प्रदेश में लगभग 5000 से ज़्यादा स्कूलें, प्राइमरी स्कूलें बंद करने का जो उन्होंने निर्णय लिया है, जो कि बहुत ही गलत कार्य हो रहा है। देखते हैं 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे, 11वां जोड़ा गया। तो मूल कर्तव्य में 42वां संविधान संशोधन में 10 थे साथियों, और 86वां संविधान संशोधन किया तो एक वही मौलिक कर्तव्य जो एजुकेशन वाला जोड़ा गया। तो इस तरह से आपके पास में क्या होगा, 11 होगा टोटल। अब 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 ये कहता है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। क्योंकि पहले क्या होता था, अलग अलग तरह की जो सरकारें बनती थी, अपने इच्छानुसार बहुत सारे मंत्री बना लेते थे। लेकिन 2003 के बाद से ये हुआ कि 15% से ज़्यादा आप मंत्री नहीं बना सकते, क्योंकि सभी मंत्री बन जाएंगे तो सरकार का जो पैसा होगा संसद का, वो ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा होगा। 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, अभी तक बड़ी मौसी
21वां में आगे 21वां और 71वां। तो आपने देखा था भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो डोंगरी मैथिली तथा संथाली भाषाएं जोड़ी गई। तो 92 में कौन कौन सी जोड़ी गई साथियों? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, 4 भाषा फिर जोड़ दी गई। अब पहले क्या था? सिंधी जोड़ी गई थी और उधर नमक, नेपाली, माँ से मणिपुरी और का से कोंकणी जोड़ा गया था। और यहाँ पे बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली जोड़ी गई थी। मैथिली उत्तर प्रदेश की भाषा है, उत्तर प्रदेश में मिथिलांचल में बोली जाती है। यही अगला प्रश्न है आपके पास में। 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005 राज्य को सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि पिछड़े जो वर्ग के लोग हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एसटी और एसटी हेतु शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण करने के लिए विशेष उपबंध बनाने की शक्ति प्रदान की गई। क्या कह रहा है? राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि पिछड़े जो वर्ग के लोग हैं, जो जैसे एसटी एससी के लोग हैं, उनको आरक्षण की व्यवस्था करने का उपबंध दिया गया। 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005, ये भी बहुत ही प्यारा संशोधन रहा। अब आ गया 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। 2011 तक लगभग 100 के आसपास आंकड़ा पहुंच गया साथियों। सहकारी समिति को संवैधानिक स्थिति प्रदान किया गया। इस तरह का एग्जाम्पल, इस तरह का जो पेपर में प्रश्न जरूर आता है, सहकारी समिति को कब संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ? तो आर्टिकल कहते हैं 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में प्राप्त हुआ। इसे स्क्रीनशॉट मान लें। यूपी पीसीएस आरओ में आया हुआ सवाल था। अन्य बहुत सारे एग्जाम पे ऐसे सवाल आते हैं। अब है 99 पे सिद्धू आउट हो जाते। कपिल शर्मा जब भी सिद्धू को देखता तो 99 जरूर याद दिलाता है। 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015, एकमात्र संविधान संशोधन जिसे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा असंवैधानिक करार किया गया। इसे कॉलोजियम पद्धति के स्थान पर जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो उन्होंने सबसे पहले आते ही, अब क्योंकि सरकार पावर में थी तो उनके दिमाग में अलग बातें चल रही थी, तो उन्होंने ऐसे कॉलोजियम पद्धति के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग किया, एनजेएसी की गठन किया। जबकि ये धीरे धीरे क्या हुआ? असफल हो गया, क्योंकि उसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया। और सुप्रीम कोर्ट अपने उन कार्यों में या अपने जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस तथा अन्य जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उन सभी की जो नियुक्ति करते हैं, वो उसमें हस्तक्षेप नहीं चाहते थे अन्य किसी का। इस वजह से उन्होंने इसे असंवैधानिक दर्जा दे दिया। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 वर्तमान पे लगभग भारत बांग्लादेश के बीच की जो भूमि का हस्तांतरण हुआ, कुछ भूमि बांग्लादेश को दी गई और कुछ भूमि भारत को मिली। इस तरह से 100वां संविधान संशोधन 2015 तक कंप्लीट हो गया था साथियों। अब देखते हैं अगले संशोधन की तरफ। ये संशोधन आते ही 2016 का संशोधन था जीएसटी। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी आ गया, जो लागू भी हो गया पूरे देश में। और जीएसटी का जो कॉन्सेप्ट था वह फ्रांस से लिया गया था। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी ये फुल फॉर्म है। तो साथियों आप लोग गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 101वां संविधान संशोधन 2016 और 100वां संविधान संशोधन क्या रहा? संशोधन हुआ लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे इनवैलिड कर दिया। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई अनुच्छेद 338 खा के द्वारा। इसी स्क्रीनशॉट मान लें। 2018 में 101वां संविधान संशोधन आया, जिसमें 338 खा के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अब 104वां संविधान संशोधन क्या है? 103 जो संविधान संशोधन था, EWS 3 शब्द है साथियों। जो जर्नल के बच्चे थे, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग के लोग थे, उनको 10% का आरक्षण दे करके जो जनरल वर्ग के लोगों में असंतोष व्याप्त था उसको भी कहीं न कहीं सरकार ने साधने का कार्य किया। मंडल कमीशन ने कहीं न कहीं अन्य का साथ दिया था। EWS का आरक्षण का उन्होंने करके जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हुए बच्चों को जो था उसका आरक्षण जनरल वर्ग के लोगों को दे करके
सरकार ने कहीं न कहीं साधने का कार्य किया, तो यह EWS के तहत। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 लोकसभा और राज्य विधानसभा में नामांकन प्रक्रिया द्वारा आंग्ल भारतीय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 104वां संविधान संशोधन 2019 में जब आया तो लोकसभा और विधानसभा या राज्य विधानसभा में नामांकन प्रक्रिया द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय व विशेष प्रतिनिधित्व प्राप्त कर दिया गया, और इसे क्या किया, समाप्त कर दिया गया। जैसे एंग्लो इंडियन को दिया जाता था राज्यपाल, उसे नामित किया जाता था, तो ऐसे लोगों को हटा दिया गया। लोकसभा और राज्य विधानसभा अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित ST के लिए सीटों के आरक्षण को 10 वर्ष की अवधि के लिए 2030 तक बढ़ा दिया गया कि आरक्षण अब इनका 2030 तक बना रहेगा, जिसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। 106वां संविधान संशोधन 2023 अभी हाल ही का है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा की महिलाओं को 33% आरक्षण अगली जनगणना के बाद शुरू में 15 वर्षों के लिए दिया जाएगा। शुरू में 15 वर्षों के लिए दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। शुरू में जब आरक्षण लागू हुआ तब भी कहा था 10 वर्षों के लिए दिया जाएगा, लेकिन क्योंकि ये देश गणतंत्र है, गणतंत्र मतलब पब्लिक के द्वारा चुना जाता है, तो 50% महिलाओं की भी हिस्सेदारी है, तो निश्चित है कि महिलाएं अपने अधिकारों की बात करेंगी, तो ये 15 वर्ष न होकर के अनवरत ही रहेगा। नारी शक्ति वंदना विधेयक नाम था। तब प्रश्न आता है कि नारी शक्ति वंदन विधेयक अधिनियम क्या है, तो नारी शक्ति वंदन विधेयक अधिनियम 106वां संविधान संशोधन रहा, और यह 2023 में आया। तो साथियों, इस तरह से हम लोगों ने संशोधन के बारे में पढ़ा है, और यह संशोधन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा आपके एग्जाम के लिए। आप लोग ये इसके 2 बार 3 बार देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी मान लें, ताकि आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियो हम लोग लेके आएंगे, और संशोधन से लेकर के सभी। थैंक यू साथियों, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों, मैं हूं मृगेंद्र तिवारी, आपका विजडम वाला में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आपके लिए आज लेकर के आए हैं प्रैक्टिस सेट, जिसमें से पहला प्रश्न है आपके पास में, निम्न में से कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से जानी जाती है। तो ये प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट सा है। उत्तर प्रदेश UP-SSC में आया हुआ सवाल है साथियों। कावेरी, ब्रह्मणी, वैगई और पेन्नार। तो आपके पास ऑप्शन है, आपके पास 5 सेकंड का समय है, आप लोग अपने कमेंट करें। आराम से सवाल करते हैं, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और शुरू से अंत तक बने रहिए आप लोग, और हमारे जो आंसर वो देते रहें। इसके साथ साथ आप लोग शेयर भी करते रहे वीडियो को साथियों। बहुत बढ़िया, राइट आंसर दिया है पेन्नार, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। और दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों में से एक है, जो कि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बहती है और बंगाल की खाड़ी में आके गिर जाती है। यहीं पे आपके पास कावेरी, जिसे सदा नीरा के नाम से जाना जाता है दक्षिण भारत की नदियों में, और इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। और वैगई नदी, जो कि दक्षिण की तरफ बहने वाली एकमात्र नदी है, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर क्योंकि प्रश्न के हिसाब से राइट आंसर होगा डी होगा, पेन्नार। अगले सवाल की तरफ चलते साथियों, निम्न में से कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में नहीं गिरती है। तो खंभात की खाड़ी है कहाँ, ये जान लेते हैं पहले। गुजरात की तरफ देखते हैं, तो जो आपको शेर जैसा मुंह निकला हुआ दिखाई देता है, वही खंभात की खाड़ी है साथियों। तो माही, साबरमती, कोयना और तापी। माही, कोयना, तापी, साबरमती। तो यहाँ पे कोयना नदी समुद्र तक पहुँच ही नहीं पाती है, उसके पहले खुद वो एक सहायक नदी है, तो इसलिए यहाँ पे नहीं मिलती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। कोयना नदी महाराष्ट्र में बहती है साथियों। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि प्रश्न नंबर 3 है, उत्तर प्रदेश में आया हुआ सवाल था, UP-SSC का गन्ना पर्यवेक्षक में 2016 का सवाल था। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किन जिलों के पश्चिमी घाट के ढलानों से निकलती है। सतारा, औरंगाबाद, जलगांव, नासिक। तो राइट आंसर होगा अंगूर का जहां पे सेंटर है नासिक, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। और जलगांव केले के लिए फेमस है साथियों। नासिक त्र्यंबकेश्वर के पास ब्रह्मगिरी पर्वत से। और नासिक
गोदावरी नदी के तट पर ही कुंभ लगता है। तो इस तरह से भारत में कुल 4 कुंभ लगते हैं। गोदावरी में एक कुंभ, दूसरा कुंभ लगता है सिंहस्थ का कुंभ लगता है क्षिप्रा नदी जहाँ महाकाल की नगरी में उज्जैन, फिर कुंभ मकर में लगता है, इसके बाद एक कुंभ लगता है आपके हरिद्वार में। इस तरह से भारत में कुल 4 कुंभ लगते हैं। प्रत्येक 12 वर्षों के बाद कुंभ लगते हैं, प्रत्येक 6 वर्षों में अर्ध कुंभ लगते हैं। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे नासिक। साथियों अगला सवाल है, 4th क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, किस नदी के बेसिन का कुल पुनः पूर्ति प्रयोग सर्वाधिक है? बेसिन का कुल टोटल कितना है? बेसिन तापी, कृष्णा, पेन्नार, सुवर्णरेखा। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर होगा कृष्णा। यूपीटीपीएससी युवा कल्याण विकास दल अधिकारी 2018 का सवाल था, कौन सी नदी भारत के पश्चिम दिशा में नहीं बहती है? प्रश्न बड़े आसान से मनो आराम से पढ़ना है आपको, ताकि आपके कोई भी आंसर गलत ना हो। साथियों एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और क्योंकि हमने पूरे नदी और ज्योग्राफी की ही प्रैक्टिस सेट करा के रखी है अभी वर्तमान में, तो आप लोग पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज देख सकते हैं कंटिन्यू, जो कि उत्तर प्रदेश में होने वाला एग्जाम, उत्तर प्रदेश पेट, आरओ जितने भी वनडे एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, ग्रुप डी हो, सभी के लिए बहुत ही यूजफुल है। नर्मदा, साबरमती, लूनियो, कृष्णा। तो यहाँ पे पश्चिम दिशा में नहीं बहती है नदी, तो यहाँ देख लेते हैं नर्मदा, साबरमती और लूनी, 3 नदियाँ पश्चिम की तरफ बहती हैं। कृष्णा नदी पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा डी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है आपकी स्क्रीन पर, चकबंदी में आया वो सवाल था, नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? मैं आपसे थोड़ा 1 मिनट का समय लेना चाहता हूँ। नर्मदा और सोन की जो पौराणिक कथा की मान्यता है कि अमरकंटक में सोन और नर्मदा का विवाह होना था। सोन एकमात्र भारत में जो नदी है जो पुरुष की संज्ञा दी जाती है, जबकि नदियों को स्त्री की संज्ञा दी जाती है, लेकिन एकमात्र सोन है जिसे कि पुरुष की संज्ञा दी जाती है। सोन का नाम सोनभद्र था, इसीलिए उत्तर प्रदेश का एक जिला सोनभद्र स्थित है। तो अमरकंटक में नर्मदा और सोन का विवाह होना था, लेकिन किसी वजह से, क्योंकि उनकी जो दासी थी सोनभद्र की दासी, उसका नाम था जोहिला, वह सोनभद्र से प्रेम करती थी और उसने अपना भेष बदल करके उस समय पर नर्मदा का रूप धारण करके बैठ गए, उनके वस्त्र पहन के, और विवाह हुआ। इस वजह से सोनभद्र बड़ा नाराज हुए और नर्मदा भी बहुत नाराज हुई, और नर्मदा जो है सोन से गुस्सा होकर के वो तुरंत पश्चिम की तरफ या उल्टे दिशा में भागना शुरू कर देती हैं या बह चलती हैं। तो इस तरह से एकमात्र भारत की नदी है जो कुमारी नदी के नाम से जाना जाता है, तो वो नर्मदा है। और सोन जो है पूर्व की तरफ बह देते हैं। वहीं से 10 किलोमीटर दूर मैकाल श्रेणी पर एक जिसे ज्वालेश्वर नामक स्थान है, वहाँ से बहती हैं जोहिला नदी। तो अमरकंटक से 3 नदियाँ एक साथ बहती हैं, एक जोहिला नदी जो कि बाद में सोन की ही सहायक नदी है, और नर्मदा पश्चिम की तरफ बहती है। तो ये स्टोरी आप लोग अपने दिमाग में रख लीजिएगा। तो प्रश्न है कि नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपके पास है सोनभद्र या सोन, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? तो यूपीटीपीएससी ग्राम विकास अधिकारी 2018 का सवाल था, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। अरब सागर में समागम है, तो साथियों अरब सागर में नर्मदा का है, क्योंकि गोदावरी, कृष्णा और कावेरी पूर्व की तरफ बहती हैं। पूर्व की तरफ वे अब बंगाल है और ये सभी बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा नर्मदा। और नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। कहाँ से निकलती हैं? अमरकंटक से। निम्न में से कौन सा विकल्प है भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है? तो इसका शाब्दिक अर्थ ये होता है कि पहली कोई बड़ी नदी है। नर्मदा, तापी, साबरमती, कोयना। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ताप्ती, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। जबकि प्रथम यदि स्थान आता है तो वो नर्मदा का होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट मान लें साथियों, और अपने दोस्तों में शेयर करते रहें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिले और आप लोग इसको बार बार देखते रहें।
देखिए 9वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश चकबंदी लेखपाल परीक्षा 2015 का सवाल था। निम्न में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती या यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो यमुना की सहायक नदियां ज़्यादातर जो कि मध्य प्रदेश से आने वाली नदियां हैं, वे सभी नर्मदा की सहायक नदियां हैं जो कि उत्तर प्रदेश की तरफ आती हैं, क्योंकि गंगा के पहले ही यमुना जी हैं, और यमुना जी दक्षिण की तरफ ज़्यादा हैं और गंगा जी थोड़ा उत्तर की तरफ है। बीच का जो क्षेत्र है उसे गंगा और यमुना का दोआब कहा जाता है। बेतवा, चंबल, केन और सोन। सोन नदी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सोन पटना के पास में गंगा नदी पे मिलती हैं, और सोन की जो लंबाई है 784 किलोमीटर है। काबिनी, हेमवती और अमरावती ये नदियां किसकी सहायक नदी हैं? महानदी, कृष्णा, कावेरी और गोदावरी। सारी नदियां कावेरी की सहायक नदी हैं, और कावेरी की जो लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर है। कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। कावेरी दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक है, और उसके साथ साथ क्योंकि दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, इस शाब्दिक अर्थ से है कि क्योंकि वर्ष भर पानी गंगा में भी रहता है और वर्ष भर पानी कावेरी में भी रहता है। कावेरी में जो नदी के किनारे धार्मिक स्थल हैं, वही स्थान गंगा जी में भी धार्मिक स्थल नदी के किनारे ही है। तो दोनों चीज़ें आप लोग ध्यान से समझिएगा। सबसे छोटी नदी कौन सी है? कावेरी, कृष्णा, नर्मदा और सोन। अभी प्रश्न के जस्ट पहले हम लोगों ने चर्चा की थी कि कावेरी की लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है और सोन की जो लंबाई है 784 किलोमीटर के आसपास। तो सबसे छोटी नदी यहाँ पे सोन, और नर्मदा और कृष्णा में कृष्णा बड़ी नदी है और नर्मदा थोड़ा छोटी, क्योंकि नर्मदा की लंबाई 1312 है, मतलब 1312 किलोमीटर, और कृष्णा की 1400 किलोमीटर से ज़्यादा है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सी नदी पश्चिम तटीय मैदानों में प्रवेश करने से पहले 253 मीटर ऊंची चट्टान से गिरती है और गरसोप्पा जलप्रपात बनाती है? घाटप्रभा, क्षेमावती, सारावती, काबिनी। तो स्क्रीनशॉट मान लें, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है साथियों आप लोगों के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, सारावती। अब प्रश्न 13 आपकी स्क्रीन पर है कि दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? अरीय, खंडित, वृक्षनुमा या जालीदार। साथियों इस तरह के प्रश्न गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो राइट आंसर होगा आपके पास में यहाँ पे वृक्षनुमा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके पास में, भारत की 3 प्रमुख जो नदियां हैं उनका स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। बताइए कौन सी नदियां हैं? ब्रह्मपुत्र, यमुना। तो पहले ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा ताकि आपके आंसर गलत ना हो साथियों। क्या कह रहा है? 3 प्रमुख नदियां जिनका स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील। तो पहले ये ध्यान दीजिए कि मानसरोवर झील है कहाँ? तिब्बत में है। तो क्या इनमें से कोई नदियां ऐसी हैं जो तिब्बत में हैं? यमुना, जहाँ जहाँ यमुना हो उसको कट करते चले जाइए, क्योंकि यमुना का जो उद्भव हुआ उत्तराखंड से हुआ है। तो यमुना ऑप्शन डी कट हो गया, ऑप्शन सी कट हो गया, यहाँ भी यमुना है। बी पे देखिए आप लोग, ऑप्शन ए में भी यमुना है। तो जहाँ जहाँ यमुना वो ऑप्शन कट कर दीजिए, बचा हुआ आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। राइट आंसर होगा सतलज जो है राक्षस ताल से निकलती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए 15 क्वेश्चन है, पढ़ने में काफ़ी विशालकाय दिख रहा है और आंसर एक छोटा सा है, लेकिन आपको एक बार में बहुत सारी जानकारी मिलेगी। स्क्रीनशॉट मान लें आप लोग। इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, तो नोट डाउन करिए। सिंधु की यहाँ पे बात करें, ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। यह तिब्बत चेम युंगडंग ग्लेशियर से निकलती है। दूसरा लिखिए, यहाँ से इसे सांगपो या तांगपो कहा जाता है। दिहांग नाम से के तहत भारतीय क्षेत्र अरुणाचल में प्रवेश करती है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ सुबनगिरी, कामेंग और धनसिरी, मानस और तीस्ता नदी है। इस तरह से आप लोग लिखिए कि इनकी सहायक नदी है और नदी का क्या नाम है। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, एक में इसने पूरी नदी का विवरण दे दिया, सारा डिटेल। तो नदी का नाम है यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी। और एक लाइन और कह सकता था कि ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? जमुना।
और गंगा को पद्मा, और पद्मा और जमुना का जो मिलन है संगम, उसे मेघना कहा जाता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन बनाती हैं। कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? सावित्री, मूठा, लूनी और गिना। राइट आंसर होगा यहाँ पे लूनी नदी, ऑप्शन नंबर सी। लूनी नदी आरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है और थार के रेगिस्तान से बहते हुए खंभात की खाड़ी में जाके गिर जाती साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। यहीं पर ऑप्शन नंबर आपके पास में 17वां प्रश्न है। सिपकिला दर्रा हिमाचल की किस घाटी में है? सतलज घाटी, नाभा घाटी, चंद्रा घाटी एंड कुल्लू घाटी। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर सतलज, ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र में खाड़ी नहीं है? 18वां क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। पहले यदि भारत के नक्शे की तरफ देखें तो उत्तर की तरफ आप देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। पहले आप लोग, उत्तर की तरफ है हिमालय, दक्षिण की तरफ हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर है। तो कच्छ की खाड़ी कहाँ है? ये पश्चिम की तरफ अरब सागर में है। तो पहला ऑप्शन आपके पास सही है, ये भारत में ही है। कैम्बे की खाड़ी या खंभात की खाड़ी, ये भी आपके पास में भारत में ही है, ये भी पश्चिम की तरफ है। फिर मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी आती दक्षिण की तरफ, तमिलनाडु और या कहें हम भारत का दक्षिणी भाग और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी। सिर्फ एक आपके पास ऑप्शन बचता है जिसे कहते हैं अकाबा की खाड़ी, और अकाबा की खाड़ी वास्तव में भारत में ना होकर के यह लाल सागर के उत्तरी भाग में है। और यह खाड़ी कहते हैं कि इसमें मिस्र, इजराइल, जॉर्डन और सऊदी अरब से घिरा हुआ यह खाड़ी है। दूसरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, बात है कि यह खाड़ी एकमात्र है जो कि जॉर्डन का बंदरगाह है। तो साथियों, इस तरह से आप लोगों ने देखा हमारे पूरे चैनल को। हम चाहते हैं कि और भी आपके पास में यूजफुल वीडियो हमारे स्क्रीन पर है, आप लोग देख सकते हैं। ताकि अब अगला प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? कावेरी, गोदावरी, महानदी, कृष्णा। अक्सर साउथ की मूवी में आता है विजयवाड़ा शहर के बारे में। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे कृष्णा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं श्रीनगर नदी। श्रीनगर जो है किस नदी के किनारे है, किस नदी के तट पे? तो ऑप्शन आपके पास में है झेलम, ऑप्शन नंबर डी बी राइट आंसर है। साथियों, आप लोग अपने कमेंट करें, शेयर करें, ताकि हम और भी आपके लिए यूजफुल वीडियो बनाते रहें, जिससे हमारा मनोबल बढ़े साथियों। थैंक यू साथियों, जय हिंद, जय भारत।